देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और आपका स्वागत है स्वदेश आर में। मैं हूं सृष्टि शर्मा और आज जो है हफ्ते का आखिरी दिन है और मार्केट्स ने के लिए काफ़ी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आई हैं। सबसे पहले आरबीआई की एमपीसी पॉलिसी, जहां पे जो आरबीआई की कमेंट्री है उसको लेकर मार्केट काफ़ी खुश था और उसी के साथ आज एसआईपी के भी आंकड़े आए हैं। एम्फी ने जो आंकड़े जाहिर किए हैं वो काफ़ी शानदार है, जहां पे इक्विटी मार्केट्स में एफआईआईज की बिकवाली के बावजूद अगर देशी विदेशकों का भरोसा देखें तो वो नहीं डगमगाया है, क्योंकि इसका सबूत है मार्च महीने में एसआईपी का नया स्तर पर पहुंचना, जहां पे उन्होंने रिकॉर्ड बनाए हैं। हम आपको बता दें कि मार्च महीने में एसआईपी के जरिए 12,328 करोड़ का निवेश आया है, कि जो कि फरवरी महीने से कंपेयर करें अगर उसे, तो 890 करोड़ ज़्यादा है। और ये पहला मौका है जब एसआईपी के जरिए निवेशक का आंकड़ा जो है वो 12,000 करोड़ के पार पहुंचा है। वहीं म्यूचुअल फंड एसोसिएशन के डेटा के मुताबिक इक्विटी फंड में मार्च 2021 से ही जो इनफ्लो है वो आता हुआ दिख रहा था और मंथली आधार पर इसमें करीब 44% की बढ़ोतरी हुई है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट्स के लिए, जहां पे हम देख रहे थे काफ़ी वॉलेटाइल थे मार्केट, उसके बाद भी इस तरीके का रिकॉर्ड स्तर छूना म्यूचुअल फंड के जरिए ये काफ़ी सराहनीय है। आइए इस पे खास चर्चा भी करेंगे, गेस्ट को भी जोड़ेंगे, पर सबसे पहले चलते हैं कविता के पास, क्योंकि कविता म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को बहुत ही क्लोजली ट्रैक करती हैं। कविता, आप कैसे देख रहे हैं इस आंकड़े को? काफ़ी शानदार आंकड़ा आया है, इस पे आपका क्या कहना है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी, जैसा कि हम सब जानते ही हैं और जिस तरह से हम अपने चैनल पर शो भी करते आए हैं, जहां पे वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए अक्सर हम कहते हैं लोगों को कि जब भी आप बाजार में निवेश करने के बारे में सोचें तो किसी एक बड़ी राशि पर निर्भर ना रहें, छोटी सी शुरुआत करें, यानी एसआईपी से शुरुआत करें, क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। और देखिए किस तरह लोगों ने हमारी ये बात समझी है। मैं थोड़ा श्रेय यहाँ पे इसलिए ले रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं इस जागरूकता को फैलाने में हम सभी शामिल हैं और जो हम गेस्ट जोड़ेंगे आगे चलकर उनकी भी एक तरह से इसमें कंट्रीब्यूशन है। लेकिन जी हाँ, जो आंकड़े बताते हैं, देखिए मार्च 2021 से लगातार देख रहे हैं आप, ये 13वां महीना है जहां पर एसआईपी के जरिए जो नेट इनफ्लो की हम बात कर रहे हैं, यानी कुल निकासी की हम बात कर रहे हैं, जो लोग खरीदते हैं बेसिकली, उसमें इजाफा आता हुआ दिखाई दिया है और लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रही है। कुल आंकड़ा जो मार्च महीने का, जैसे बताया भी है आपको, आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पे, 12,328 करोड़ का है। और इक्विटी फंड में, और इसमें भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मल्टी कैप फंड में निवेशकों का रुझान ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और चीज़ जो यहाँ पर ध्यान देने वाली है, जो हम बढ़े हुए आंकड़ों की बात कर रहे हैं, एसआईपी के जरिए जो निवेश बढ़ रहा है, वो इस तरह के बाजार के माहौल में है जहाँ पे उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है। बिकवाली देख रहे हैं हम एफपीआईज की, महंगाई यहाँ पे लगातार आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी को लूट रही है, आपके किचन पर डाका डाल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं निवेश को लेकर जागरूकता लोगों में अभी भी बनी हुई है। विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन जो आंकड़े एम्फी की रिपोर्ट में आए हैं वो आपको एक बार बता दिए देते हैं, जहां पर मार्च महीने में एसआईपी का आंकड़ा 12,328 करोड़ का आया हुआ है, रिकॉर्ड है ये अब तक का। लेकिन इतना ही नहीं, ओवरऑल इनफ्लो भी अगर आप देखें तो 59,880 करोड़ के आसपास पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अगर हम नेट इनफ्लो की बात करें तो ये आंकड़ा इस पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और इक्विटी में, जैसे कि मैंने आपको बताया शुरुआत में, कि निवेशकों का भरोसा बढ़ रहा है। मल्टी कैप फंड्स में ओवरऑल अगर हम इनफ्लो की बात करें, 9,694 करोड़ यहाँ पर मार्च में आता हुआ दिखाई दिया है। और ये आंकड़ा अगर हम फरवरी में देखें तो लगभग 585 करोड़ का ही था। तो ये एक बेहतरीन जंप और इस बात का सबूत कि कहीं ना कहीं निवेशकों को भरोसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, या कम से कम एसआईपी के जरिए निवेश रणनीति बनाने में वो विश्वास तो रखने लगे हैं। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो कैसे इस बात को देखते हैं, फंड हाउसेस कैसे इस बात को समझते हैं, अब हम चर्चा के इस पहलू पर आते हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के सीबीओ डीपी सिंह और साथ ही जुड़ रहे हैं मनी स्कूल के फाउंडर अर्नब पंड्या। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। डीपी सर, बहुत अच्छी खबर है और महीने दर महीने हम देख रहे हैं लगातार एसआईपी के जरिए जो रुझान है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 13वां महीना लगातार देखिए एसआईपी के जरिए निवेश बढ़ा है, आप इसको कैसे देखते हैं? चलिए, यहाँ पर डीपी जी जुड़ नहीं पाए हैं, लेकिन अर्नब जी मेरे साथ हैं। अर्नब जी बताएं, यही सवाल आपको, इन आंकड़ों को हमें कैसे समझना चाहिए, क्योंकि बाजार की अनिश्चितता और जिस तरह से अस्थिरता दिखाई दे रही है, जिस तरह से एफपीआईज अपना बिकवाली कर रहे हैं, महंगाई यहाँ पर परेशानी बनी हुई है, ब्याज दरें जो आने वाले वक्त में निश्चित ही है कि बढ़ेंगी और कहीं ना कहीं निवेशकों का रुझान थोड़ा हम देखेंगे डेट
की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। उसके बावजूद इक्विटी में जो इन्फ्लोज की हम बात कर रहे हैं उसमें इजाफा लगातार 13वां महीना। जी, हमें ये पूरा जो आंकड़ा है वो एक लॉन्गर टर्म ट्रेंड के हिसाब से देखना चाहिए, क्योंकि अभी ये बहुत क्लियरली दर्शाता है कि जो रिटेल निवेशक है उनका भरोसा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट में बढ़ रहा है। क्योंकि पहले आप देखेंगे फिगर 7,000 करोड़ थी, 8,000, 9,000, 10,000 ऐसे बढ़ते बढ़ते अब इस महीने 12,000 करोड़ के पार जा चुकी है। इसका मतलब बहुत साफ है कि रिटेल निवेशक को एसआईपी यानी कि रेगुलर इन्वेस्टिंग में ज्यादा दिलचस्पी है, उसमें उनका अब विश्वास है, क्योंकि उन्होंने ये भी जान लिया है कि पिछले कई महीनों में जब ओवरऑल मार्केट्स में वीकनेस थी, फॉल्स आते थे, तब भी जब उनका रेगुलर इन्वेस्टिंग चालू रहा है तब उन्हें ये पूरी वॉलेटिलिटी को राइड आउट करने में उन्हें फायदा मिला है। तो इस तरह से जिस प्रकार से रिटेल निवेशक ये बात समझ रहा है, ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक साइड पर है कन्वीनियंस। क्योंकि जब आप एसआईपी करते हो तब जब रेगुलरली हर मंथ ऑटोमेटिकली पैसा आपके अकाउंट से चला जाता है, तो उसमें हर महीने आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती निवेश करने की। तो ऑटोमेटिक पैसा जाना और वॉलेटिलिटी को बचा लेना और इसके साथ एक अच्छा एवरेजिंग ऑफ कॉस्ट होना, ये सभी फायदे रिटेल निवेशक को मिल रहे हैं। और जब आगे जाते हुए बाजार बढ़ेंगे या उसमें बढ़त देखने को मिलेगी, तब उनको ये पूरे एक्शन का रियल बेनिफिट दिखाई देगा। ठीक है अर्णव जी, ये काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्स आपकी तरफ से आते हुए कि ये लॉन्गर टर्म ट्रेंड जो है हम देख रहे हैं, पर जिस तरीके से हम इक्विटी मार्केट्स में स्पेशली वॉलेटिलिटी देख रहे हैं हाल फिलहाल के दिनों में, चाहे वो देखिए ब्याज दरें बढ़ने के लिए लेकर हो या फिर रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से डिप ज़रूर आया है, फिर भी मार्केट्स रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। पर दूसरा साइड देखें तो डेट फंड्स, इस पे आपको आगे लेकर क्या लगता है कि आगे चल के निवेशकों का रुझान जो है इस पे थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, गिवन द फैक्ट कि वहाँ पे कैपिटल की सेफ्टी भी थोड़ी सी उनको दिखेगी? देखिए, अगर हम डेट फंड्स के बारे में बात करें तो उसमें एक सीजनैलिटी आती है, यानी कि मार्च का महीना आप देखें तो क्योंकि डेट म्यूचुअल फंड्स में कॉर्पोरेट निवेशक का बोलबाला ज्यादा रहता है, तो जब मार्च का महीना आता है तब उन्हें अपने एडवांस टैक्स पेमेंट के लिए जब वो पैसा निकालते हैं, तो आप यूजुअली देखते हैं कि जिन जिन महीनों में एडवांस टैक्स पेमेंट्स आता है उन महीनों में डेट फंड्स में एक आउटफ्लो आता है, खास करके ओवरनाइट, लिक्विड और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में। तो ये सभी कैटेगरीज से आपको टेम्पररी एक आउटफ्लो दिखेगा। लेकिन जब हम रिटेल निवेशक की बात करते हैं तो मेरा मानना ये है कि क्योंकि हम एक बढ़ते इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट में है, तो रिटेल निवेशक आज की तारीख में भी सेफ प्ले करना चाहेगा और उनके लिए ऑप्शंस ये है कि वो भी एट द शॉर्टर एंड ऑफ द मैच्योरिटी यानी कि अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड्स या लिक्विड फंड्स, उन्हीं में फॉर द मोमेंट पैसा रखे, और जब ये पूरा रेट साइकिल का ऊपर बढ़ना खत्म हो जाए तब वो दूसरे प्रकार के फंड्स में जाए। तो मुझे लगता है कि अगले कई महीनों में जबकि ये ओवरऑल इन्फ्लेशन की स्थिति बनी ही रहेगी, जबकि धीरे धीरे करके बॉन्ड के यील्ड्स बढ़ेंगे, रेट्स बढ़ेंगी, तब तक रिटेल इन्वेस्टर्स डेट फंड में उतना रुचि नहीं रखेगा, खास करके लॉन्ग टर्म डेट फंड में। मेरे ख्याल से यहाँ पर क्योंकि आप डेट को लेके समझाइश दे रहे हैं अर्णव जी, तो एक और आउटफ्लो का जो नेट आउटफ्लो का जो आंकड़ा है ना डेट सेगमेंट में, वो हाईलाइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम देखें फरवरी के 8,274 करोड़ के मुकाबले 1.15 लाख का नेट आउटफ्लो डेट ने यहाँ पर रजिस्टर किया है, एक महीने का आंकड़ा है ये। इसके पीछे आपको क्या वजह दिखाई देती है? अमूमन हम देखते हैं कि मार्च महीने में जो आउटफ्लो होता है वो ज़्यादा ही दिखाई देता है, लेकिन इसके बावजूद ये सवाल का एक पहलू है। अगला पहलू है जो मल्टी कैप में हम इन्फ्लो देख रहे हैं बिना किसी एनएफओ के, बिकॉज पिछले कुछ महीने हमने देखा कि एनएफओस के तर्ज पर भी लोगों का जो निवेश है, जो इन्फ्लो है, वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। मल्टी कैप और लार्ज कैप में अभी भी जो इन्फ्लो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पहले आप डेट का सवाल दे सकते हैं। अगर हम डेट के बारे में देखें तो उसमें दो मेन मुख्य कारण है, क्योंकि हम आउटफ्लोज अक्रॉस कैटेगरीज देख रहे हैं। जो एक बड़ा आउटफ्लो है जो लिक्विड फंड्स, ओवरनाइट फंड्स, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में है, वो एडवांस टैक्स पेमेंट्स के हिसाब से है। लेकिन जो दूसरे कैटेगरीज है वहां पर भी थोड़ा आउटफ्लो है, और वो आउटफ्लो इसलिए है क्योंकि हम एक बढ़ते रेट एनवायरनमेंट में है,
तो निवेशक लॉन्ग टर्म डेट फंड्स की तरफ जाना नहीं चाहते, वहां से वो थोड़ा पैसा निकाल रहे हैं क्योंकि उन्हें वहां रिस्क लगता है, और ये जायज है क्योंकि जैसे ही यील्ड्स बढ़ती है आपको ज्यादा इंपैक्ट दिखेगा, खास करके लॉन्गर और मीडियम टर्म डेट फंड्स में। तो ये एक बात है। दूसरी बात जो आपने इक्विटी के बारे में बताई, तो मल्टी कैप फंड्स का चुनना और खास करके इसमें निवेशकों का रुझान बढ़ने का कारण स्पष्ट यही है कि आज की तारीख में जब पूरे मार्च महीने में हमने देखा था कि रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था, तो एक बड़ी अनसर्टनिटी का माहौल था। उस माहौल में फॉर रिटेल इन्वेस्टर ये प्रेडिक्ट करना कि किस मार्केट कैप की कैटेगरी अच्छा करेगा वो डाउटफुल था। तो उसमें रिटेल निवेशक ने थोड़ा सेफ प्ले किया है और मल्टी कैप फंड्स की तरफ बढ़े हैं, जहां पर उन्हें ये चॉइस नहीं करना पड़ता कि वो अपना एलोकेशन कौन से प्रकार के फंड में करेगा, और फंड मैनेजर ही कॉल लेता है। और मल्टी कैप फंड का स्पेशलिटी ये है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में मिनिमम 25% वहां पर होता है, तो आपको सभी मार्केट कैप में एक्सपोजर मिलता है। तो ये और लार्ज कैप की तरफ भी थोड़ा रुझान निवेशकों का इसलिए है क्योंकि वहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मिड एंड स्मॉल कैप्स। ठीक है, तो ये था आपके लिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आगे किस तरीके का ट्रेंड देखने को मिल सकता है, उस पर अर्णव जी आपकी राय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही कविता इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे आरबीआई की एमपीसी पॉलिसी की, जहां पे जैसे कि उम्मीद थी रिजर्व बैंक ने आज ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया है, जहां पे रेपो रेट पहले की ही तरह 4% पर बरकरार रहेगी, वहीं रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर कायम रहेगी। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास ने कहा कि जियोपॉलिटिकल तनाव का असर कई देशों की इकोनॉमी पर पड़ा है, जहां पे रूस यूक्रेन युद्ध भारत के आर्थिक विकास पर भी असर डाल सकता है, इसीलिए ये वक्त काफी चुनौतीपूर्ण है। Based on an assessment of the macroeconomic situation and the outlook, voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 4%. The MPC also decided unanimously to remain accommodative while focusing on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. The marginal standing facility, that is MSF rate and bank rate, remain unchanged at 4.25%. Further, it has been decided by the Reserve Bank to restore the width of the liquidity adjustment facilities, that is the LAF, L-A-F, that is the LAF corridor, to 50 basis points, 50 to 50 basis points, the position that prevailed before the pandemic. The floor of the corridor will now be provided by the newly instituted Standing Deposit Facility, SDF, which will be placed 25 basis points below the repo rate, that is at 3.75%. I shall explain the details in this regard in the later part of my statement. Real GDP growth for the year 2022-23, that is the current financial year 22-23, is now projected at 7.2%. I repeat, 7.2%, with Q1 22-23 at 16.2%, Q2 at 6.2%, Q3 at 4.1%, and Q4 at 4%, assuming crude oil, that is Indian basket, at $100 per barrel during the year 2022-23. On the assumption of a normal monsoon during 2022 and average crude oil price, that is the Indian basket, at $100 per barrel, 100 per barrel, inflation is now projected at 5.7%. I repeat, inflation is now projected at 5.7% in 2022-23, with Q1 at 6.3%, Q2 at 5%, Q3 at 5.4%, and Q4 at 5.1%. It may, however, be noted that given the excessive volatility in global crude oil prices since late February and the extreme uncertainty over the evolving geopolitical tensions, any projection of growth and inflation is
fraught with risk. तो ये था गवर्नर की तरफ से आरबीआई पॉलिसी पर उनका अनाउंसमेंट। पर अब आइए आपको बताते हैं कि एक्सपर्ट्स का इस पे क्या मानना है, किस तरीके की पॉलिसी वो उससे देख रहे हैं। जहां पे हमने बात की बंधन बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट सिद्धार्थ सान्याल से, जिन्होंने आरबीआई की पॉलिसी पर बातचीत में कहा कि आरबीआई के सालाना महंगाई अनुमान से थोड़ी सी चिंता है। ये पॉलिसी में इन्फ्लेशन फोरकास्ट ऊपर जाएगा, ग्रोथ फोरकास्ट नीचे जाएगा, ये तो लगभग तैयार था। इसमें ग्रोथ फोरकास्ट अबाउट 60 बेसिस पॉइंट डाउनवर्ड रिवीजन हुआ, इसमें भी बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं है। सरप्राइज इधर है कि आरबीआई जो मैग्नीट्यूड में इन्फ्लेशन फोरकास्ट को ऊपर लेके गया, आरबीआई इन्फ्लेशन फोरकास्ट को सीधा पूरा साल के लिए 120 बेसिस पॉइंट अपवर्ड रिवीजन किया, एंड उसमें फर्स्ट हाफ में रिवीजन भी बहुत सिग्निफिकेंट है। सो ये बहुत सिग्निफिकेंट रहा कि आरबीआई इज टेकिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टांस, कम्युनिकेटिंग इट अपफ्रंट दैट इन्फ्लेशन का प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा। अभी इंटरेस्टिंग चीज ये है, इसमें आरबीआई क्लियरली बोल रहा है कि पहला हाफ में इन्फ्लेशन एक्चुअली आरबीआई का जो अपर टॉलरेंस बैंड है उसको ऊपर रहेगा। तो लेकिन आरबीआई अभी रिपो रेट या दूसरा रेट में थोड़ा सा टॉलरेंस इसलिए दिखा रहा है कि उसका उम्मीद यह है कि सेकंड हाफ में नंबर फिर से 6% के नीचे आ जाएगा। तो आरबीआई के लिए बहुत क्रिटिकल बात यह रहेगा कि आगे जाके अगर आरबीआई को लगेगा कि सेकंड हाफ के लिए भी अपवर्ड प्रेशर ज्यादा बन रहा है, देन द चांसेस ऑफ आरबीआई कमिंग एंड हाइकिंग रेट्स कैन नॉट बी रूल्ड आउट। दूसरा एक बात मुझे जो इंटरेस्टिंग लगा कि नया जो लिक्विडिटी मैनेजमेंट का नया टूल जो आया है, पर्टिकुलरली एसडीएफ जो अभी इंट्रोड्यूस किया है, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। ये एसडीएफ अभी 3.75 में जो इंट्रोड्यूस किया है, इसके वजह से जो फिक्स्ड रेट रिवर्स रिपो रेट जो है, जो कि 3.35 में छोड़ा गया है, उसका इंपॉर्टेंस बहुत कम होते जाएगा, एंड एक्चुअली 3.75 can be some kind of a lower floor for liquidity management going ahead for the next few months. बट इसमें जो आरबीआई किया है, बहुत दिन से जो VRRR और वेरिएबल रेट रिवर्स रिपो कर रहे थे, उसके वजह से एक्चुअली रेट के ऊपर नया इंपैक्ट बहुत ज्यादा कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आरबीआई मार्केट को तैयार करके रखे थे। सो ओवरऑल इन अ वेरी इंटेलिजेंट पॉलिसी इन अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड फ्रेमवर्क, एंड क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू आरबीआई एंड गवर्नर। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी पर इंडियन बैंक एसोसिएशन के सुनील मेहता ने कहा कि मौजूदा हालात में पॉलिसी काफी बैलेंस्ड है। आइए सुनते हैं उनका पूरा आउटलुक क्या है। बहुत ही बैलेंस पॉलिसी है और ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे है। ये सभी मान के चल रहे थे बैंकिंग इंडस्ट्री में, जो हम लोग डेलिब्रेट करते हैं कि सरकार जो है जो बोरोइंग प्रोग्राम है उसको सपोर्ट करने के लिए आरबीआई ने एडिशनल एसएलआर विंडो को होल्ड टू मैच्योरिटी रखने के लिए 22 to 23% कर दिया है। सो दैट विल फैसिलिटेट द बैंकिंग सिस्टम इन इन्वेस्टिंग इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो उससे एक तो जो गवर्नमेंट का बोरोइंग प्रोग्राम है उसको सपोर्ट हो जाएगा। दूसरा जो लिक्विडिटी के टूल्स, मतलब आप गवर्नर साहब ने एक बहुत अच्छा सा बात बोली है कि हमने जितने भी लिक्विडिटी के टूल्स हैं उनको हम बहुत अच्छी तरह से यूज करेंगे, और जो स्पेशल विंडो उन्होंने क्रिएट की है दैट विल प्रोवाइड बफर कि जब भी हमारे पास में लिक्विडिटी के इश्यूज रहेंगे तो ये दोनों जो एसटीएफ इन्होंने किया है और जो एलएएफ है इनको हम यूज करेंगे। और ये जो है दोनों चीजें, ये डिस्क्रिशन बैंक का रहेगा, आरबीआई का नहीं रहेगा। तो जो बैंक का डिस्क्रिशन रहेगा, इससे बैंकों को लिक्विडिटी को मैनेज करने में बहुत बड़ा फैसिलिटेशन हो जाएगा। तीसरी जो चीज उन्होंने रखी है, बिकॉज जो एसटीएम का 1% जो बढ़ाने से ट्रेजरी पे जो इम्पैक्ट आएगा इसका वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स आर राइजिंग। सो होल्ड टू मैच्योरिटी जब वो ज्यादा रख पाएंगे अंडर द एसएलआर में, तो उससे उनके ट्रेजरी पे जो इम्पैक्ट आना है विद इंक्रीजिंग 10 years GSEC रेट, वो थोड़ा कम हो जाएगा। इसके साथ साथ जो इन्फ्लेशन को उन्होंने जो एक्नॉलेज किया है, I think that's a reality and that is more closer to the prevailing circumstances, क्योंकि आज की तारीख में जो हो रहा है मार्केट में, सबको मालूम है कि कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, एवरीबडी नोज पेट्रोलियम के जो रेट्स हैं इतने बढ़ चुके हैं। तो उस चीज को उन्होंने एक्नॉलेज किया है और सब्सटेंशियली एक्नॉलेज किया है, और एक इंडिकेशन दिया है कि गोइंग फॉरवर्ड हमें इस चीज को फेस करना पड़ेगा और उसको मैनेज करना पड़ेगा। आई थिंक इट्स अ वेरी बैलेंस्ड एंड वेल ड्राफ्टेड पॉलिसी, जिसमें लिक्विडिटी टूल्स को भी बहुत अच्छी तरह से यूज किया गया है और ग्रोथ को प्रायोरिटी दी गई है, जिससे कि जो अपनी कंट्री है वो रेजिलियंस के साथ में रिबाउंड कर सके, क्योंकि जो पेंडेमिक में सेटबैक्स लगे हैं उससे हम वापस खड़े हो सके। आई थिंक द ग्रोथ इज द मेन टारगेट ऑफ दिस पॉलिसी एंड दैट हैज बीन मेंटेन्ड।
तो आरबीआई की ओर से ब्याज दरों में बदलाव नहीं किए जाने का बाजार ने वेलकम किया। 3 दिन के बाद बाजार में जोरदार रिकवरी लौटी, जहां निफ्टी करीब 140 अंकों से ज्यादा चढ़कर 17,780 से ऊपर बंद होता हुआ नजर आया। वहीं सेंसेक्स में भी 412 अंक की हमने बढ़त होते हुए देखी। वहीं बाजार में दिन भर में और क्या हलचल रही है बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही है हमारी सहयोगी प्रियंका आनंद। प्रियंका, बताइए। जी देखिए, बाजार का रुख एक इवेंट पे डिपेंडेंट था कि एमपीसी का आउटकम क्या आता है। किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ। बाजार ने, बैंकिंग ने, फाइनेंशियल, और कल से ही आप एक बिल्टअप देख भी रहे थे, वो बिल्टअप देख कंटिन्यूड हुई। आप देखेंगे निफ्टी 17,800 के पास, हालांकि थोड़े से पॉइंट्स नीचे आया अभी कुछ, लेकिन 17,800 के पास अपना एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके पास एक क्लोज हुआ है और इसके ऊपर आप एक फिर से बॉइंसी एक्सपेक्ट करते हैं, ये एक्सपर्ट्स का मानना है। तो आज आप बैंक निफ्टी को देखेंगे, निफ्टी बैंकिंग स्टॉक्स ने, फाइनेंशियल स्टॉक्स ने अच्छा खासा पुल बैक दिया और हमने देखा कि बाजार एक पॉजिटिव जोन में बंद होता हुआ दिखाई दिया। कौन से रहे आज पॉजिटिव लूजर्स, गेनर्स? निफ्टी के टॉप अगर आप गेनर्स की बात करें तो उसमें आपको ग्रासिम दिखेगा। ग्रासिम, आईटीसी, एसबीआई लाइफ, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये कुछ काउंटर्स थे जो आज आपको टॉप गेनर्स की सूची में दिखाई दिए। और इनफैक्ट ये ग्रासिम की बात करें तो जिस तरह की मूव हमें पूरे सीमेंट पैक में ग्रासिम ने दिखाई, दैट वाज समथिंग एस्टॉनिशिंग। इसके अलावा लास्ट के कुछ आवर में, लास्ट के कुछ मिनटों में जो वाइब्रेंसी, जो बॉयंसी आपको आईटीसी में दिखाई दी, सिंजन में दिखाई दी, एफएनओ काउंटर्स की मैं बात कर रही हूँ, उनके अगर हम यहाँ प्राइस रिफ्लेक्ट कर पाएँ तो आप चोलामंडल फाइनेंस तो आपका खैर टॉप गेनर था। बिजनेस अपडेट्स, अच्छे शानदार बिजनेस अपडेट्स, उसके बाद सुबह से ही स्टॉक में मोमेंटम था। उसके अलावा सिंजन ने लास्ट आवर में जिस तरह से परफॉर्म किया, और साथ ही अदानी पैक के सारे स्टॉक्स में, अदानी एंटरप्राइज भी आज आपको तेज रहा। उसमें भी जिस तरह की न्यूज़ आई कि 3 स्टॉक्स में यूएई का एक फंड इन्वेस्ट करने के लिए, ये जब डोमेन्स पर आई तो उसके बाद और उससे पहले ही बस जिस तरह से बाजार में थी, ये कुछ गेनर्स है जो हम देख रहे हैं कि सिप्ला में आपने देखा कि एक टॉप गेनर लूजर रहा वहाँ, और साथ ही टेक महिंद्रा, एनटीपीसी, ये कुछ गेनिंग लूजिंग स्टॉक्स थे जो आज आपको निफ्टी पर दिखाई दिए। इस वीक बाजार ने प्रदर्शन कैसा किया? अगर आप पॉइंट्स के लिहाज से बात करें तो स्मॉल कैप, मिड कैप स्पेस ने क्लियरली आउट परफॉर्मेंस दिखाई इस पूरे हफ्ते में। लगभग 3.5 से 4% की आपको जो तेज़ी थी वो आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में 2.5%, मिड कैप में आपको 3.5% की तेज़ी दिखाई दी। और क्लियरली जो लीडरशिप थी इस पूरे हफ्ते वो एफएमसीजी पैक से आई। 4.5% के गेंस आपको एफएमसीजी ने दिए। मेटल पैक 4% से ज़्यादा तेज रहा, और लूजर जो थे सबसे ज़्यादा पहले, यानी जिन स्टॉक्स की परफॉर्मेंस आउट परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन है इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स ऑल्सो, वो इस हफ्ते वो पैक थोड़ा सा वीक था, यानी आईटी। लेकिन अब अगले हफ्ते से रिजल्ट शुरू होंगे, टीसीएस के रिजल्ट्स है 11 तारीख को, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि अब वहाँ पर क्लियरली एक बॉइंसी सी शुरू हो गई आईटी पैक में। लेकिन इस हफ्ते आईटी पैक ने एक लूजिंग रिटर्न्स, नेगेटिव रिटर्न्स ज़रूर दिए। तो अगला हफ्ता बहुत वॉचफुल रहेगा। बड़े कॉर्पोरेट अर्निंग्स है, आईटी पैक के नंबर्स हैं, एचडीएफसी बैंक के नंबर्स हैं, और यूएस मार्केट्स में भी आपको बैंकिंग स्पेस के बड़े बैंक्स के रिजल्ट्स हैं, तो वॉच आउट करना होगा। लेकिन क्लियरली हम 17,800 के पास क्लोज होते हुए जा रहे हैं एक पॉजिटिव टेरिटरी में, और यहाँ से एक नेक्स्ट लेग अप जो आपको यहाँ दिखता है वो 300 से 400 पॉइंट्स का, जो बाजार के जानकार मानते हैं, वो एंटिसिपेट करना चाहिए। धन्यवाद प्रियंका, मार्केट से जुड़ा पूरा एक्शन हमारे दर्शकों को बताने के लिए। तो मार्केट में जो उतार चढ़ाव है वो जारी है, पर ऐसे वक्त में आपको बताते हैं कि एक्सपर्ट्स की नज़र कौन से सेक्टर्स में है, जहां पे आदित्य बिरला, सन लाइफ एएमसी के सीईओ ने हमसे खास बातचीत में कहा कि बैंकिंग सेक्टर काफ़ी अच्छे दौर से गुजर रहा है। उनके मुताबिक लंबी अवधि में प्राइवेट सेक्टर बैंकों में निवेश के बेहतर मौके हैं। बैंकिंग सेक्टर में अभी काफी अच्छे माहौल से गुजर रहा है। यहाँ पे एक तो जो एनपीएज है, बैंक्स के एनपीएज है, वो अभी काफी हद तक नीचे आ गए हैं। कॉर्पोरेट एनपीएज अभी बहुत ही नीचे आ गए हैं। सो उसका बेनिफिट दोनों प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को मिलेगा और पीएसयू बैंक्स को भी मिलेगा, बिकॉज पीएसयू बैंक्स में एसेट क्वालिटी का हमेशा कंसर्न रहा करता है। बट अभी जो साइकिल है एसेट क्वालिटी का, वो काफी फेवरेबल है, तो उसका बेनिफिट पीएसयू बैंक्स को भी मिलेगा। और हालांकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमें प्राइवेट बैंक्स के ऊपर ही ज्यादा रुझाव रहेगा, बिकॉज वहां पे ओवरऑल ग्रोथ अच्छी रहेगी, क्रेडिट लोन ग्रोथ, और वहां पे रिटर्न ऑन इक्विटी जो बात करते हैं, ओके, वो भी काफी अच्छी है कंपेयर टू पीएसयू बैंक्स, और वेल कैपिटलाइज है। बट नियर टर्म में आई थिंक पीएसयू बैंक्स के नंबर्स भी अच्छे आने की उम्मीद है। जैसे मैंने बताया कि वहां पे बिकॉज ऑफ एनपीएस इन द लास्ट 1-2 साल, 2-3 साल में काफी प्रॉफिटेबिलिटी नीचे आई थी,
वो अभी इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। तो सिलेक्टिव पीएसयू बैंक्स, ओके, जो बड़ी पीएसयू बैंक्स हैं जहाँ पे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो अच्छा है और जहाँ पे टॉप मैनेजमेंट लीडरशिप में भी कॉन्फिडेंस है, वहां पे हम देख सकते हैं। बट ज्यादातर ओवरऑल लॉन्ग टर्म में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ही अच्छे करें, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स स्टेडीली पीएसयू बैंक से मार्केट शेयर करते आ रहे हैं कई सालों से और आगे भी जाके मार्केट शेयर गेन करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़े और बात करते हैं रुचि सोया की। आज इस काउंटर पे काफी फोकस था क्योंकि रुचि सोया के एफपीओ की बाजार में मजबूत लिस्टिंग हुई। इश्यू प्राइस 650 रुपए के मुकाबले 30% प्रीमियम के साथ 855 रुपए पर ये काउंटर जो है वो लिस्ट होता हुआ नजर आया। वहीं इंट्राडे में भी इसमें जबरदस्त उछाल देखने को मिला। पहले दिन शेयर करीब 15% की तेजी के साथ बंद हुआ। रुचि सोया के एफपीओ के शेयरों की लिस्टिंग के बाद कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्वामी रामदेव ने हमसे खास बातचीत की। वहां रामदेव ने कहा कि वो योग की तरह बाजार की जानकारी को भी आसान भाषा में आम लोगों तक पहुंचाएंगे। जैसे हमने योग को, आयुर्वेद को, स्वदेशी को हाउस होल्ड नेम बना दिया और ऐसे ही हम हेल्थ के बाद अब वेल्थ को, ये आईपीओ क्या है, ये एफपीओ क्या है, ये एबिटा क्या है, ये टॉप लाइन क्या है, ये प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, ये बिजनेस क्या है, जहां पर 35% देश की वेल्थ लगी हुई है। इस पूरे स्टॉक मार्केट के नॉलेज को, इसके एक्सपीरियंस को, इसकी स्पीड को, इसकी ग्रोथ को, इसके पूरे विजन को मैं तो देखो आम आदमी के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और वैसे भी मैं तो एकदम जैसे कहते हैं ना ठेठ देहाती आदमी हूँ, तो मैं आम आदमी की भाषा में बात करता हूं। श्लोक भी मुझे आते हैं, श्लोक की भाषा से ज्यादा मुझे लोक की भाषा आती है। इसलिए मैं इस पूरी चकाचौंध की दुनिया के इस पूरे के पूरे शाब्दिक आडंबर को तोड़ते हुए मैं आम आदमी तक इस स्टॉक मार्केट में भी अच्छे नियति से, अच्छे इरादे से और आप एक अच्छी ग्रोथ पा सकते हो, इस लिहाज से मैं इस देश को इस कैपिटल मार्केट के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में भी, इक्विटी मार्केट के बारे में भी एजुकेट करूंगा और लोग अच्छी जगह निवेश करा के अपने जीवन में कोई, नॉट ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट पतंजलि और रुचि सोया, अच्छी जगह निवेश करके वो अच्छी समृद्धि, दे कैन अचीव द वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी इन देयर लाइफ थ्रू ए राइट वे, राइट पाथ पर चल करके वो कैसे पा सकते हैं, ये हम लोगों को एजुकेट कर देंगे, हमको आता है ये सब करना। वहीं रुचि सोया के सीईओ संजीव कुमार अस्थाना का कहना है कि कंपनी में के सभी सेगमेंट में 10 से 20% की दर से ग्रोथ देखने को मिली है। रुचि सोया का टर्नओवर 2 से 3 गुना या किसी भी स्तर पर जा सकता है। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। ये सारे जो मार्केट्स हैं सब 10 से 20% के रेंज में ग्रो कर रहे हैं और इसलिए हम लोग को मार्केट के लिए कोई परेशानी की आवश्यकता नहीं है। हम लोग को अच्छा एग्जीक्यूशन करना है, हमको उसको ग्रो करना है और उसके लिए पूरी टीम एक प्रकार से लगी हुई है। तो विदाउट गिविंग एनी नंबर्स, जो आज का रुचि का जो टर्नओवर है उससे मेरे को लगता है कि कम से कम दुगना तिगना किसी भी लेवल पे जा सकता है और जिस प्रकार से मार्केट चल रही है तो वो हम लोग को पूरा विश्वास है कि हम लोग इसको बढ़ाएंगे और एक प्रकार से जो डायरेक्शन और मार्गदर्शन स्वामी जी का बराबर हम लोग को मिलता रहता है और एक जो एम्बिशन है कि एक विजन करके स्केल बिल्डअप करना है, उसके लिए पूरी टीम तत्परता से लगी हुई है। तो चलिए ये थी रुचि सोया की बात, जहां पे आज उसके एफपीओ की लिस्टिंग हुई और मैनेजमेंट भी काफ़ी पॉजिटिव है आगे के फ्यूचर आउटलुक को लेके। देखते हैं आने वाले समय में क्या होती है स्टॉक की चाल। पर आगे की बात करें तो चौथी तिमाही का रिजल्ट सीजन शुरू होने वाला है और सोमवार को आने वाले हैं आईटी दिग्गज टीसीएस की चौथी तिमाही के नतीजे। पर अहम बात यह है कि कैसे आएंगे नतीजे और क्या आ रहा है उसका अनुमान, और ये अनुमान लेकर हमारे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी शरद दुबे। शरद, बताइए इस बार टीसीएस से क्या उम्मीदें हैं?
जी बिल्कुल, टीसीएस फोकस में रहने वाला, और याद रखिए आईटी सीज़न भी जो है किक ऑफ होने वाली है चौथी तिमाही के नतीजे को, और देखा जाता है तो सीजनली वीक क्वार्टर रहता है फोर्थ क्वार्टर का। अब आंकड़ों की बात करते हैं तो डॉलर रेवेन्यू में आप देख सकते हैं लगभग 2% का उछाल देखने मिलेगा, और मार्जिन्स का जो उम्मीद है वो सपाट 25% का एबिट मार्जिन तिमाही तर तिमाही जो अनुमान है, एक्सपेक्टेशंस रहेगी। पैट में लगभग 1% का उछाल देखने मिलेगा, लगभग 9,900 करोड़ का। लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है ये है कि जो कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ है यहाँ पे लगभग आप देख सकते हैं 2.5% का ग्रोथ का अनुमान है। हालांकि थोड़ी सी हेडविंड ज़रूर रहने वाली है। अब हेडविंड्स क्या रहेंगी, तो हेडविंड्स में आपके मार्जिन प्रेशर में रहेगी, जो सैलरी हाइक्स हुई है उसके कारण जो है आपका प्रेशर थोड़ा दबाव देखने मिलेगा। लेकिन जो टॉप लाइन नंबर्स है वहाँ पे जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस चल रही हैं, आपके क्लाउड ले लीजिए या डिजिटल इनिशिएटिव्स ले लीजिए, तो उसके कारण टॉप लाइन नंबर्स जो हैं अच्छे रहने वाले हैं। अब देखा जाए तो यूरोप के जो क्लाइंट्स हैं वहाँ पे थोड़ी सी जो है रैम्प डाउन, मतलब थोड़े कम होने की जो है उम्मीद है, और उसके कारण जो थोड़ी प्रेशर बढ़ सकती है, और प्रेशर के कारण जो सप्लाई साइड के जो कॉस्ट है उसमें भी बढ़ावा देखा जा सकता है। उसके कारण वो जो एफिशिएंसीज हो रही है उसको ऑफसेट करेंगे। लेकिन डील साइज़ की बात करें तो वो पॉजिटिव रहेगा, लगभग $8 बिलियन का जो डील साइज़ का अनुमान है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है आगे जाते हुए। सबसे पहला है कि जो बहुत सारी रीऑर्गेनाइजेशन हुई है, चेंज हुई है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, उस पर फोकस रहेगा। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स आए हैं उस पर क्या इम्पैक्ट होगा, उसमें मैनेजमेंट कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उनके क्लाइंट्स भी बहुत है यूरोप साइड में। और इसके अलावा क्या मार्जिन्स पे इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो एबिट के जो मार्जिन गाइडेंस है 26 से 28% रखे हैं, उसमें कोई बदलाव होगा कि नहीं, तो वो एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर होगा आगे जाते हुए। और आखिर में मैं बात करूँगा प्राइसिंग का। इन्फ्लेशन आ गई है तो कंज्यूमर्स के साथ जो कस्टमर्स हैं कंपनी के, उनकी क्या प्राइसिंग स्ट्रैटेजी रहती है, इस पे भी फोकस रहने वाला है। धन्यवाद शरद, ये टीसीएस के चौथी तिमाही के अनुमान हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। पर चलिए अब बात करते हैं महंगाई की, जहां हम रोज़ आपको बताते हैं किस तरीके से दाम अब महंगे होने लगे हैं। कोई भी चीज़ अपने आसपास ले लीजिए उसके, पर अब पिज़्ज़ा बर्गर खाना भी महंगा हो गया है, जहां पे दिग्गज कंपनी यम की फ्रेंचाइजी सफायर और देवयानी ने 10% तक अपने दाम बढ़ा दिए हैं। इससे रेस्टोरेंट कंपनियों पर क्या असर होगा, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी विनी मोतीवाला। विनी, बताइए। तो बिल्कुल सही बात है कि जो KFC और पिज़्ज़ा हट के प्रोडक्ट्स हैं वो शॉली एक्सपेंसिव हो जाएंगे। मेनली इसकी रीज़न तो है महंगाई बढ़ चुकी है, उसकी वजह से सब लोग ने प्राइस हाइक लिया है। तो यम ब्रांड्स ने भी प्राइस हाइक ली है उनके KFC ब्रांड और पिज़्ज़ा हट ब्रांड में। KFC ब्रांड में जो प्राइस हाइक लिया है वो है अराउंड 8 to 10%, जो इफेक्टिव हुआ है 1 अप्रैल से। वाइल पिज़्ज़ा हट में जो प्राइस हाइक है वो 2.5 to 3% की प्राइस हाइक है, जो लास्ट महीने में उन्होंने प्राइस हाइक ले चुकी थी। नाउ इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो चिकन की जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी बढ़ चुकी है, और चिकन KFC में इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, तो उसकी वजह से उनकी प्राइस हाइक वहाँ पे KFC में ज़्यादा है। तो कंपेयर करते हैं, चिकन की इन्फ्लेशन है अराउंड 15% और प्राइस हाइक जो उन्होंने लिया है 8 to 10%। तो इन्फ्लेशन के हिसाब से उन्होंने अभी तक ओनली 80% ऑफ जो इंक्रीज़ है कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट की, उतना ही पास किया हुआ है, 80% का कॉस्ट। तो आगे जाते हुए भी मे बी हम लोग प्राइस हाइक देख सकते हैं। कंपनियों ने पहले भी देखे तो ब्रांड्स ने सितंबर अक्टूबर में थोड़ी प्राइस हाइक ले ही चुके थे, क्योंकि इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ चुके थे। पर अभी आगे जाते हुए क्या स्टैंड होगा वही शो देखेंगे कि आगे जाते हुए कैसे इंक्रीज़ और इन्फ्लेशन का क्या असर पड़ता है इन सब ब्रांड्स पे। एज ऑफ नाउ देखें तो देवयानी इंटरनेशनल और सफायर फूड्स, ये दो कंपनीज है जो है लार्ज फ्रेंचाइजीज है यम ब्रांड्स की। तो KFC की बात करें और पिज़्ज़ा हट की बात करें तो श्योरली वॉच आउट करेंगे कि कैसे महंगाई इम्पैक्ट करती है हमारे खाने के प्रोडक्ट्स को। धन्यवाद विनी, ये सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। पर जैसा कि हम आपको महंगाई के बारे में बता रहे थे, आइए देखते हैं कि आम आदमी को महंगाई कैसे चारों ओर से जकड़ती हुई चली जा रही है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ऐसा लगता है कि गर्मी और महंगाई ने अब साठगांठ कर ली है। जैसे गर्मी का पारा चढ़ रहा है, वैसे ही महंगाई भी आम आदमी की जेब से पसीने छुड़ा रही है। LPG महंगा है, CNG महंगा है, PNG तो पहले से ही महंगी है, और अब महंगाई का अटैक सब्जियों पर भी हो गया है। जैसे भगवत गीता में कहा गया था कि संसार के दुखों का प्रमुख कारण आत्मा के स्वरूप के विषय में हमारा ज्ञान है, ठीक उसी तरह महंगाई के सभी स्वरूपों का कारण
पेट्रोल और डीजल के दाम हैं। उसी की वजह से देश भर में सब्जियों के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। दिल्ली की गाजीपुर मंडी में सभी सब्जियों के थोक भाव आसमान पर हैं, इसलिए आपको खुदरा में भी ज़्यादा कीमत देनी पड़ेगी। जैसे सब्जियां खरीदने पर एक अदद नींबू दुकानदार आपके झोले में ऐसे ही डाल देता था, अब उसके लिए आपको 15 से 20 रुपए देने पड़ रहे हैं, क्योंकि नींबू 300 से 350 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। इसके अलावा टमाटर और प्याज 15 से 20 रुपए प्रति किलो तक महंगे हो चुके हैं। शिमला मिर्च तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि इसे खरीदने के लिए आपको 100 से 120 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अब देश के कई शहरों में मेरे सहयोगियों ने सब्जी की कीमतों का जायजा लिया। सबसे पहले हम चलेंगे विश्वमोहन के पास, क्योंकि विश्वमोहन की रिपोर्ट देखेंगे। जो वाशी थोक सब्जी मंडी गए थे, वहां उन्होंने नींबू और बाकी सब्जियों का जायजा लिया। पहले उनकी रिपोर्ट देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये जो नींबू देख रहे हैं ना, इसकी महंगाई भी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। महंगाई की आफत सिर्फ चंद चीज़ों पे नहीं है, नींबू तक भी आ पहुंची है और गर्मियों में इसकी मांग सबसे ज़्यादा हो जाती है और ऐसे समय में इसके दाम तेज़ी से बढ़ गए हैं। हमारे साथ एक बड़े नींबू कारोबारी है, होलसेल मार्केट में इनका कारोबार है, एपीएमसी वाशी में इनकी मंडी में कारोबार करते। जानते हैं इनसे कि नींबू की कितनी महंगाई बढ़ी है। सर, कितनी महंगाई नींबू की बढ़ गई है पिछले एक महीने की बात करें तो? पिछले एक महीने में देखा जाए तो 70 रुपये से 210, यानी 3 गुना आप कह सकते हो। ओके, और क्यों बढ़ी है? क्या ये नेचुरल दिक्कत है या सप्लाई की दिक्कत क्यों आ गई है नींबू की? जी हाँ, आप सही कह रहे हो। जो हिसाब से हेवी रेनफॉल हो गया महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, उससे फ्लावरिंग ठीक से हुआ नहीं और नींबू की क्रॉप जो है वो बहुत कम है और उसकी वजह से नेचुरल शॉर्टेज आप कह सकते हो। ओके, यानी कई सारे ऐसे एग्री प्रोडक्ट्स हैं जिनमें बेमौसम बारिश और साइक्लोन की वजह से उसके सप्लाई पर असर हुआ है, उसकी क्वालिटी पर असर हुआ है, उसके उत्पादन पर असर हुआ है। वही हाल नींबू को लेकर है और इसलिए नींबू बाजार में काफ़ी महंगे हुए और इनको आपने सुना भी कि महीने भर में 3 गुना तक बढ़ चुके हैं दाम। और सर, सप्लाई की अगर बात आप कर रहे हैं तो कितनी सप्लाई आ रही है अभी फिलहाल? अभी मुंबई मार्केट में देखा जाए तो डेली का 100 टन का अराइवल है लगभग, पर हर साल के मुकाबले वो कम ही है। और एक और बात नींबू को लेकर आपको बता दूं कि महाराष्ट्र ही एक ऐसी जगह है जहां से ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में नींबू पूरी तरह से सप्लाई की जाती है और यहां इस बार 3 गुना दाम नींबू के बढ़ चुके। तो ये एक महंगाई को लेकर एक चिंताजनक बात है। जी, ये अब गर्मी का मौसम है, शिकंजी पीने का दिल तो कर ही जाता है, लेकिन थोड़ा सा बच के रहिए, क्योंकि अगर नींबू महंगा है तो शिकंजी कैसे सस्ती हो सकती है। मेरे सहयोगी प्रेरित भी एक शिकंजी वाले के पास पहुंचे और देखिए क्या हुआ। तापमान में जब उछाल देखा जाता है तो गर्मी बढ़ती है और जब गर्मी बढ़ती है तो लोगों की ज़िंदगी में ठंडे पानी और नींबू की उपयोगिता बढ़ जाती है। लेकिन जब नींबू की ही कीमत में भयावह उछाल देखने को मिला तो उससे जो उस पर नींबू से संबंधित जो पेय पदार्थ हैं उसकी भी कीमत में उछाल देखने को मिला। जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये देखिए, यहाँ पर जो है वो एक शिकंजी का दुकान है, यहाँ पर शिकंजी वगैरह जो है बेचा जाता है। गर्मी में लोग जब परेशान होते हैं गर्मी की तपिश से, उस धूप से, तो लोग जो है आमतौर पर अपने गले को राहत देने के लिए नींबू पानी पीते हैं, शिकंजी पीते हैं। लेकिन इसकी कीमतों में भी उछाल देखने को मिला। किस तरह का उछाल है वो खुद जो यहाँ पे विक्रेता है वो बताए। किस तरह का उछाल आपने ये लाया है, क्या कैसे महंगाई कर दी आपने चीज़ों को? महंगाई की नींबू जो है महंगाई अपने चरम पर है। जो हम लाते 100 रुपये किलो, आज वो हो गया सीधे 250 रुपये किलो। तो हमने क्या किया, सीधे हमने भी जो 10 का गिलास था ये हमने 20 का कर दिया है और जो हमारा 20 का था वो हमने 30 कर दिया है। बिकॉज जब इतनी महंगाई हो गई है कि मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। इसलिए कहते थे कि नींबू और मिर्ची ये जो है ये नज़रें बचाती थी किसी चीज़ को, लेकिन आज के टाइम में नींबू और मिर्ची पर कोई नज़र लग गया है। बड़ी अच्छी बात कही कि नींबू और मिर्च से जो है वो लोगों को नज़र से बचाती थी, लेकिन इन पर ही ऐसी नज़र लगी है कि लोगों के बीच में त्राही त्राही की स्थिति हो गई है। ये ग्लास जो है, ये एक गिलास नींबू पानी पहले 10 रुपये का आता था और अब बढ़ती महंगाई की वजह से इसकी कीमत जो है 20 रुपये हो गई है। और ये जो ग्लास है, ये एक गिलास नींबू पानी 20 रुपये का आता था, जो बढ़ती महंगाई की वजह से 30 रुपये का हो गया है। ये बताइए भाई साहब, जब आपके दुकान पे लोग आते हैं नींबू पानी शिकंजी पीने के लिए, जब वो नई कीमत सुनते हैं तो उनका क्या रिएक्शन होता है? एक्चुअली क्या है, उनको कोई मतलब उनको पहले से ही पता है कि हर चीज़ एक्चुअली महंगाई हो गया है, तो ज़्यादा आर्गुमेंट नहीं करते हैं। और जिससे हम 30 रुपये डिमांड करते हैं तो उन्हें भी पता है कि हर चीज़ें महंगी है, तो वो भी ऑब्वियसली दे देते हैं। महंगाई का असर कुछ पड़ा है आपके धंधे पे? कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है।
जैसे कि इस तरह का हर चीज़ महंगा हो गया। जैसे स्कूल के बच्चे आते हैं नियर में और भी जो रिक्शे वाले हैं तो उनको थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है 20 रुपये ग्लास और गर्मी में तो काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। यानी कि महंगाई सबको परेशान कर रही है, खरीदने वालों को भी बेचने वालों को। मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि गर्मी की जिस तरीके से तपिश बढ़ी है और गर्मी की तपिश के साथ साथ महंगाई की भी तपिश बढ़ी है और जब दोनों की तपिश एक साथ मिली तो इसमें आम लोग झुलसने लगे और यही वजह है कि जो ग्लास पहले 10 रुपये की आती थी वो ग्लास अब 20 रुपये की मिलने लगी, जो पहले 20 की मिलती थी वो 30 की मिलने लगी है और आम लोग परेशान हैं कि तपिश वाली गर्मी में, हलक सुखा देने वाली गर्मी में अपने गले को कैसे ठंडे नींबू पानी से राहत दे सकें। चलिए अगली बार अगर शिकंजी पीने जाएं ध्यान रखिएगा ऐसा ना हो नींबू पानी में नींबू नहीं पानी पकड़ा दिया जाए आपको। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महंगाई के पीछे जो एक बड़ी वजह है वो ट्रांसपोर्टेशन लागत का बढ़ना है। अब मेरे साथ महेंद्र आर्या जी जुड़ गए हैं जो कि ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। हम उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये महंगाई की वजह क्या है और कब तक ये इसको महंगा होता हुए देखते हैं। महेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरा पहला सवाल है क्या डीजल की महंगाई का असर आप पर पड़ा है और कितना पड़ा है उसका असर? बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है क्योंकि हमारी जो गाड़ियां चलती हैं उसका आधार है डीजल। डीजल हमारा रॉ मटेरियल है जो फुल्ली कंज्यूम होता है एक प्रोसेस के दौरान। तो अगर डीजल में कुछ भी इजाफा होता है उसके दामों के अंदर में तो नेचुरली उसी प्रोपोर्शन में हमारी कॉस्ट भी बढ़ती है। अगर डीजल मान लीजिए 10% महंगा होता है तो हमारी कॉस्ट 6% महंगी होती है। ये एक रेशियो है बिकॉज डीजल हमारी पूरी कॉस्ट स्ट्रक्चर का 60% हिस्सा है। तो सीधा सीधा इक्वेशन है कि हमारी कॉस्ट बढ़ती है। चलिए अगर आप सोचें कि आप थोड़ा सा खट्टा खाना कम कर देते और नींबू कम कर देते तो शायद तक बजट आ जाए, ऐसा नहीं होगा क्योंकि मेरी सहयोगी जो है दिशा उन्होंने मुंबई में एक दूसरी सब्जी मंडी में भी सब्जियों के भाव का जायजा लिया। आप देखिए बाकी सब्जियों के दाम भी किस तरीके से बढ़ रहे हैं। लगातार फ्यूल प्राइसेस बढ़ने के कारण उसका इम्पैक्ट जो है वो डेली एसेंशियल चीजों में अब आने लगा है, चाहे वो वेजिटेबल्स हो या चाहे फ्रूट्स हो। अब वो दिन ब दिन जो है उसके भाव महंगे होते जा रहे हैं। अगर हम वेजिटेबल्स के बारे में बात करें तो ये हफ्ता अगर हम आज की बात करें तो 20 से 40 रुपए का फर्क है पिछले हफ्तों से। अगर हम टमाटर के बारे में बात करें, आज जो ये टमाटर जो है वो 60 रुपए पर किलो बिक रहा है, पिछले हफ्ते ये 40 रुपए पर किलो जो है वो बिक रहा था। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आया है लेमन में, जो नींबू हम जिसको कहते हैं हिंदी में। गर्मी का सीजन है, ऑफ कोर्स ये जो है एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, बट लास्ट हफ्ते ये नींबू की कीमत थी 200 रुपए पर किलो, जो आज पहुंची है 300 रुपए पर किलो में। साथ ही साथ अनियन के जो है वो भी दाम बढ़े हैं और बाकी और सब्जियों के भी दाम जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे आम आदमी को बहुत ही दिक्कत दिखाई दे रही है। हम यहाँ पे एक वेजिटेबल मार्केट से जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पे जब वेजिटेबल वेंडर्स से हमने बात किया उन्होंने क्लियरली यही चीज बताया है कि क्योंकि फ्यूल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ रहा है और इन अ वे यहाँ पे रिटेल मार्केट में प्राइसेस जो है वो बढ़ रही है। कस्टमर्स की ऑफ कोर्स जो फुटफॉल है वो बहुत थोड़ी कम होती जा रही है, ऐसा वेजिटेबल वेंडर्स का है। तो जो आदमी पहले 50 रुपए का सामान खरीदता था आज वो सिर्फ 30 रुपए का सामान खरीद रहा है। तो इतनी महंगाई जो है वो डेफिनेटली इन्फ्लेशन रेट काफी हाई है, इस वजह से जो डेली चीजें जो है वो बढ़ती चली जा रही है। चलिए महेंद्र जी हमारे साथ बने हुए। महेंद्र जी क्या आप हमें समझा सकते हैं कि क्योंकि जैसे कि दिशा ने बताया कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ा है, कितनी लागत आप पे बढ़ रही है उसको थोड़ा हमें डिटेल दे सकते हैं आप? देखिए ये बीच में जो इलेक्शन पीरियड के अंदर में तो एक स्टैंड स्टिल सिचुएशन थी, लेकिन इसके बाद जो प्राइसेस बढ़ने शुरू हुए हैं इसके अंदर में हमारी कॉस्ट कम से कम 10% जरूर बढ़ गई है। उससे कम ज्यादा भी होगी क्योंकि जिस स्पीड से बढ़ता जा रहा है उस हिसाब से तो और भी ज्यादा बढ़ने की गुंजाइश है इसके अंदर में। लेकिन मुश्किल ये है कि निरंतर जब दाम बढ़ते हैं तो हम कस्टमर को कैसे डील करें, कस्टमर से क्या बताया जाए कि हमारी कॉस्ट कितनी बढ़ गई। और इस चीज को लेकर के क्योंकि हम व्यापार बंद कर नहीं सकते
सर्विसेज हमारी ऐसी होती है जो कस्टमर को कंटिन्यूस चाहिए होती है, या तो हमारे उनके कारण कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इस वजह से, या कस्टमर्स को रिटेन करना इस वजह से। तो रोज दाम तो बढ़ नहीं सकते, लेकिन कॉस्ट हमारी रोज बढ़ती जा रही है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हम हमारे प्रॉफिट के अंदर में से नुकसान की तरफ हम बढ़ते चले जा रहे हैं। और अगर इस महंगाई के हाल को देखें तो वो छोटा शहर, बड़ा शहर, बिहार, महाराष्ट्र कुछ नहीं देखती है, सब जगह एक तरीके की है। क्योंकि हमने पटना में भी सब्जी मंडी में मेरी जो सहयोगी हैं उन्होंने रिपोर्ट भेजी है और वहाँ पे भी ये हाल है। रिपोर्ट देखते हैं। तो चलिए अब आइए आपको सीधे ले चलते हैं मुंबई, जहां हो रहा है लीडर्स ऑफ टुमारो ग्राउंड इवेंट। वहां पे महाराष्ट्र के कृषि राज्य मंत्री विश्वजीत पतरंग कदम बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। Good evening. And I was pleasantly surprised and shocked because the portfolios I currently hold, which is agriculture, cooperatives, food and civil supply, social justice, and minorities, none of these portfolios actually connect with the topic of our discussion here today. But I guess there was a point where they wanted to know what the state government currently is doing or would like to do in terms of promoting and encouraging entrepreneurs in the state of Maharashtra. And I would like to share a few insights of what we're doing currently and to share my views and thoughts of what we would like to do. I would like to say that today I would like to play a role of more of a listener than sharing my views. About entrepreneurship, especially my father was first generation entrepreneur. I believe so because he grew in a small village in Sangli district and came to the city of Pune and established an educational institution where today we have almost 250 schools and colleges all across India, in the Middle East and the South African continent as well. So I think he was a first generation entrepreneur. Me, I'm a son of an entrepreneur. But having said this, I'm also a first political entrepreneur. What I mean by this is I contested my first elections in the Maharashtra Assembly. Thankfully, with the blessings of my people, I got elected. And again, immediately, with God's grace, I have become a minister in the government of Maharashtra, which is also the first time. So you might call me as a political entrepreneur, as being an MLA and minister in the government of Maharashtra. So the very first experience of being an MLA itself and also being a minister is a first for me. I think India is changing at such a fast pace, especially in the last 20 years or so. I would probably say that since the year 1999 to 2000, our country, our economy and the entrepreneurship skills have just grown tenfold. And what I mean by this is, if you see our Indian economy, and I think Niranjan Hiranandani was a part of the first discussion, and he himself has been a part of what transformation our country and the state of Maharashtra has taken place in the last many years. In the last 20 years, Indian government and the state government also have realized that India is not only a land of developing skilled, educated laborers or technicians or engineers or doctors. We are much more than that. And in the last 20 years, we have successfully created huge success stories in entrepreneurs. And we have managed to do that, especially on platforms like ET also, because I remember you guys taking initiative, giving awards to young entrepreneurs and them making it big in the last few years in various sectors and fields that most traditional business houses or industries were not even aware of. So I feel the government of Maharashtra is also playing an important role in that. And we are now in the process
of Maharashtra being one of the top leading states in our country, of giving a whole lot of opportunities in the city of Mumbai by creating various industrial zones, giving out schemes. All of these schemes are obviously now on the public domain of websites where it is easily accessible for entrepreneurs who do want to take opportunities of these schemes. But I think in the last 20 years, also Maharashtra government has evolved, is the word I would use, in creating opportunity. We hope with your suggestions and your thoughts, we can continue to do so. Sure. Can I ask you one or two questions, if you're not in too much of a hurry? And I do want to talk about one theme that we've heard on the Leaders of Tomorrow panel discussion, the session that was just before yours, and I know you were listening into this panel, and that was the theme of digital and the revolution that's being created in the country. The power of digital to change businesses. I would love to hear your thoughts on that and how really it's happening both at the grassroots, but also entrepreneurs like the ones we are on the panel are using it to innovate and bring in really that big change and disruption. You obviously mean the technology, right? Yes. I think, like I mentioned before, in the last 20 years, one of the biggest or topmost revolutions that we have discovered in entrepreneurship is more of the technology sector, the IT sector, and Bangalore obviously being the hub of it, followed by Delhi, Noida, and then I think Pune as a city has come in third in the recent years for entrepreneurs hub. And we've seen a huge transformation, especially in the last 10 years, when it comes to creating new ideas and also ensuring that a market which was untapped before is being tapped, like Niranjan Hirandani said, that we need to connect those ideas with technology. And I think that those, if you see the success stories of the last 10 to 15 years of entrepreneurs who have really gone on, whether it's on public domain of creating IPOs, their success stories are connected vastly on the ideas which were connected digitally or with their IT technology, and they have grown drastically. So I feel in the last 10 years, I could mention a lot of companies here, but I feel the young entrepreneurs are much more aware of those Fortune 500 companies or anything else that we have on in the Indian domain today. So I just feel that the technology driven. तो चलिए, हर साल की तरह एक बार फिर हम हाजिर हैं इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव को लेकर, जहां पर दिग्गज एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे, जहां पर हमारे साथ एक ऐसा मंच है जहां पे भारत के आर्थिक एजेंडा की रूपरेखा तैयार की जाती है। इस मंच पर आपको इकोनॉमी, कॉर्पोरेट जगत, शेयर बाजार, राजनीति, कूटनीति के देसी और विदेशी दिग्गजों को सुनने का मौका मिलता है। और इस एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस वर्ष की थीम है द ग्रेट इंडियन डेमोक्रेटिक डिविडेंड। तो तैयार हो जाइए टाइम्स नेटवर्क के साल के सबसे बड़े कॉन्क्लेव का हिस्सा बनने के लिए।